गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर में ऑब्जर्वेशन मेथड पर चर्चा करेंगे। ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन या निरीक्षण। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रयोग समाज तथा सामाजिक स्पंदनों को भली भांति समझने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग प्रत्येक विज्ञान में होता है। बिना देखे हुए अथवा अनुभव से परे घटना पर कोई भी वैज्ञानिक विश्वास नहीं कर सकता। अतः घटना के यथार्थ तक पहुंचने के लिए अवलोकन की आवश्यकता होती है। अवलोकन अथवा निरीक्षण का अर्थ है देखना, सुनना, समझना। समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही संपन्न किए जाते हैं। अतः निरीक्षण एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय पद्धति है। निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है घटना को आँखों से देखकर अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में, जब किसी घटना को आँखों से देखकर अध्ययन किया जाए तो यह अवलोकन है। किंतु सामाजिक अनुसंधान से निरीक्षण का अर्थ सामाजिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करना है। इसे भी कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे PV यंग महोदय के अनुसार अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं की पूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। मोजर महोदय के शब्दों में अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग है। अर्थात उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अवलोकन प्रत्यक्ष दर्शन से संबंधित प्रणाली है, जिसके अध्ययन का आधार नेत्र को माना गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला, इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन पद्धति पूर्ण रूप से इंद्रियों पर ही निर्भर करती है। इसमें सभी प्रकार के अध्ययन अवलोकन के माध्यम से ही किए जाते हैं। वैसे तो इस क्रम में मानव की सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु विशेष दबाव आँखों पर ही पड़ता है। अवलोकन की दूसरी प्रमुख विशेषता प्राथमिक सामग्री है। अवलोकन पद्धति में किसी घटना को देखकर ही तथ्य एकत्र किया जाता है। अतः जो तथ्य लिखित रूप से प्राप्त नहीं हो पाते, उसको भी प्राप्ति इसी पद्धति में हो सकती है। अतः इसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन होता है। तीसरी अवलोकन की विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन। चूँकि इसमें स्वयं क्षेत्र में पहुंचकर अध्ययन करना पड़ता है, अतः घटना का प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। चौथा विशेषता विश्वसनीय सूचना है। इस पद्धति में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाते हैं और स्वयं अपनी आँखों से देखकर उसका अध्ययन करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य पद्धतियों की अपेक्षा इसमें अधिक विश्वसनीय तथ्य प्राप्त होते हैं। अवलोकन की पांचवी विशेषता सूक्ष्म अवलोकन है। चूँकि इस पद्धति का प्रयोग शोधकर्ता स्वयं करता है, अतः इस पद्धति में छोटे छोटे तत्वों का भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन हो जाता है। इसकी छठी विशेषता वैज्ञानिकता है। चूँकि घटना जिस रूप में है उसी रूप में इस पद्धति को देखा जाता है, अतः सामाजिक विज्ञान की सभी पद्धतियों में अवलोकन पद्धति सबसे अधिक वैज्ञानिक पद्धति है। सातवीं विशेषता निरीक्षण के बाद संकलन। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस पद्धति में पहले अवलोकन किया जाता है, तब तथ्यों का संकलन किया जाता है। यह भी इस पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। तथा आठवीं प्रमुख विशेषता सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन पद्धति के द्वारा ही सामूहिक व्यवहार का अध्ययन
संभव है। यह अवलोकन पद्धति की अंतिम विशेषता है। अतः अवलोकन पद्धति समाज विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसकी यही मुख्य विशेषताएं हैं। इसका मुख्य कारण अवलोकनकर्ता द्वारा जाकर स्वयं क्षेत्र का अवलोकन करना होता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार निरीक्षण को कई प्रकारों से बांटा जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में तथ्य एकत्र करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का आविष्कार किया गया है। इसमें से अवलोकन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पद्धति के द्वारा किसी घटना को घटते हुए आँखों से देखकर ही तथ्य एकत्र किया जाता है तथा परिणाम अथवा निष्कर्ष दिया जाता है। अवलोकन पद्धति के प्रकारों को हम वस्तुतः सैद्धांतिक दृष्टि से अलग नहीं समझ सकते। अवलोकन पद्धति को इसकी संपूर्णता में ही समझा जा सकता है। वैसे विश्लेषण की सुविधा में इस पद्धति के प्रकारों को निम्नलिखित रूप से विवेचन किया गया है, जैसे व्यक्तिगत अवलोकन तथा समूह अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन में किसी अध्ययनकर्ता के द्वारा किसी विशेष घटनाक्रम या समूह व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किया जाता है तथा समूह अवलोकन में कई अवलोकनकर्ताओं के समूह के द्वारा किसी घटनाक्रम या व्यवहार को उनमें से पृथक पृथक रूप से निरीक्षण करने तथा अवलोकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। जब अनुसंधानकर्ता किसी एक शोधकर्ता द्वारा ना करके समूह के द्वारा किया जाता है तो इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन आँखों के द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म अवलोकन करने की एक पद्धति के रूप में किया जाता है। अतः अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की सबसे बड़ी विश्वसनीय पद्धति है। इसे वैज्ञानिकों ने मुख्य प्रकार से बांटने का प्रयास किया है, जैसे पहला नियंत्रित अवलोकन और दूसरा अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में निश्चित तथा पूर्व व्यवस्थित योजनाओं द्वारा अवलोकन कार्य किया जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा अवलोक्य विषय दोनों पर ही नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार की सामग्री का चयन पूर्व योजना के अनुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अवलोकन का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहारों एवं क्रियाओं को जिस सामाजिक रूप में है उसी रूप में अवलोकन करना है। यद्यपि इस विधि के द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है, फिर भी इसके द्वारा प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रविधि द्वारा प्राप्त परिणाम पर अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत आदर्श, मूल्य, पक्षपात आदि का छाप नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर भी कंट्रोल रखा जाता है। अनियंत्रित अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का सफल प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के बाद प्रत्यक्ष रूप का अध्ययन करना होता है। इस पद्धति के द्वारा तथ्यों का वास्तविक अध्ययन संभव होता है। इसके मुख्य प्रकार हैं, जैसे पहला सहभागी अवलोकन पद्धति। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं समूह का एक सदस्य बनकर अध्ययन करता है तो इसे सहभागी अवलोकन पद्धति कहा जाता है। वह समूह के सभी क्रियाकलापों में भाग लेता है। चूँकि वह समूह का एक सदस्य रहता है, इसलिए उसे सूक्ष्म सूचनाएं प्राप्त होती है, किंतु यह एक अधिक समय लेने वाली अत्यंत खर्चीली पद्धति है। इसकी दूसरी प्रकार असहभागी अवलोकन पद्धति है। जब अनुसंधानकर्ता समूह के बाहर से ही अध्ययन करता है, अथवा यह कहा जाए कि वह समूह का अध्ययन मात्र एक तटस्थ दृष्टा की भांति करे, तो उसे असहभागी अवलोकन कहा जाता है। यह अध्ययन गहन सूचना की प्राप्ति में पूर्ण सफल नहीं होता। तीसरी अवलोकन अर्ध सहभागी अवलोकन है। उपर्युक्त दोनों प्रकार की कमियों को देखकर ही इस तीसरे प्रकार
का जन्म हुआ है। जब अध्ययनकर्ता स्वयं के क्रियाकलाप में भाग लेता है किंतु सदस्य बनकर नहीं, मात्र अध्ययन के उद्देश्य से, तब उसे अर्ध सहभागी अवलोकन की संज्ञा दी जाती है। इस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होने के कारण पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं अपनाता और ना ही उनसे दूर रहकर वास्तविकता से अलग हट जाता है। वह समूह के अधिकांश कार्यों में भाग लेता है और तटस्थ भाव से अध्ययन करता है। इस प्रकार के अवलोकन का सुझाव गुड्डे तथा हॉट ने दिया था। सामूहिक निरीक्षण परीक्षण पद्धति। इस अनुसंधान कार्य का एक समूह के द्वारा अवलोकन किया जाता है, तब उसे सामूहिक अवलोकन विधि कहा जाता है। अध्ययन विषय को कई भागों में बांट लिया जाता है। पुनः एक व्यक्ति को एक एक भाग अवलोकन के लिए दे दिया जाता है। बाद में सामग्री को एक सूत्र में जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है, किंतु यह अध्ययन भी अत्यंत खर्चीला साबित होता है, कारण इसमें कई विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है। इतना अवश्य है कि एक की भूल दूसरे के द्वारा सुधारी जा सकती है। अवलोकन के मुख्य प्रकार यही है। अवलोकन की विभिन्न प्रणालियाँ वैज्ञानिक सामान्यीकरण में सहायक होती है। यह है कि यह प्रणाली वैज्ञानिक विधि के काफ़ी निकट है। जिस तरह की अवलोकनकर्ता भी तरह तरह के उपकरण और वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। अवलोकन विषय के संबंध में परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यह है कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है। सहभागी और असहभागी निरीक्षण की उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे पहला, सहभागी निरीक्षण का वह प्रकार है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उस समुदाय में जाकर बस जाता है जिसका कि उसे अध्ययन करना है। इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण में अवलोकनकर्ता उस समुदाय में जाकर बस नहीं जाता, अपितु कभी कभी आवश्यकता अनुसार वहां जाकर एक तटस्थ दर्शक के रूप में निरीक्षण करता है। दूसरा, सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता न केवल जाकर उस समुदाय में बस जाता है, अपितु उसकी एक अभिन्न इकाई भी बन जाता है और उस रूप में समुदाय के समस्त क्रियाकलापों, उत्सवों, संस्कारों आदि में भाग लेता है। परंतु असहभागी अवलोकन में निरीक्षणकर्ता एक बाहर का आदमी ही बना रहता है और समुदाय के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है। तीसरा, सहभागी अवलोकन में समुदाय के जीवन के गहरे स्तर तक पहुंचकर उसका गहन, आंतरिक और सूक्ष्म अध्ययन करना संभव है, परंतु इसके विपरीत असहभागी अवलोकन के द्वारा सामुदायिक जीवन के केवल बाह्य पक्षों तथा ऊपर ही ऊपर दिखाई देने वाली घटनाओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। चौथा, सहभागी निरीक्षण के द्वारा एक समुदाय या समूह के गुप्त पक्षों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जबकि असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता एक अजनबी होने के कारण सभी गुप्त पक्ष उसके लिए गुप्त ही रह जाते हैं। पांचवा, सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में बार बार भाग लेता है, अतः संकलित सूचनाओं की शुद्धता की परीक्षा करने का अवसर उसे कई बार मिलता है। पर असहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता कभी कभी समुदाय में जाता है, अतः सूचनाओं की शुद्धता की परीक्षा करने का अवसर उसे नहीं मिलता है। छठवां, सहभागी अवलोकन में चूंकि अनुसंधानकर्ता सामुदायिक जीवन में घुल मिल जाता है और वो वहाँ के लोगों को यह जानने नहीं देता कि उनका अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए घटनाओं का निरीक्षण उनके सरल स्वाभाविक रूप में संभव होता है। इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता एक अपरिचित व्यक्ति होता है और किसी भी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख कोई भी व्यक्ति अपनी सरल स्वाभाविक रूप को प्रकट नहीं करता। जब लोगों को यह पता चल जाता है कि बाहर का कोई आदमी उनके व्यवहार को देख रहा है, तो सहज ही उनके व्यवहार क्रियाकलापों में अनेक कृत्रिमता पनप जाती है।
अतः सहभागी निरीक्षण के द्वारा घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में देखना कठिन होता है। 7वां, सहभागी अवलोकन प्रविधि अत्यंत खर्चीली है और साथ ही अधिक समय खर्च करने वाली भी है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को कई महीनों और कभी कभी कई साल तक उस समुदाय में जाकर रहना पड़ता है। इसकी तुलना में असहभागी निरीक्षण में कम समय और कम धन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को निरीक्षण के लिए कभी कभी ही समुदाय में जाना पड़ता है। ये सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में प्रमुख अंतर है। धन्यवाद।